Good morning, namaskar, adab, sat sri akal. Welcome back to my channel, The Pharma Sapiens. So friends, I am Ankita Sharma. I hope you all are doing well. तो आज की इस वीडियो में हम फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज, जिसके बारे में आज इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे. So if you learn from this video, please like, share and subscribe my channel and press the bell icon so that you can get notified of every upcoming new video. So without any delay, let's get started to our video. आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इम्प्योरिटीज़ क्या हैं, उसके डिफरेंट टाइप्स क्या हैं और उसके सोर्सेज क्या हैं, मतलब कहाँ से हमारी इम्प्योरिटीज़ किस सोर्स से हमारे फाइनल प्रोडक्ट में एंटर करती हैं. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ये फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ साथ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में भी आता है. तो हम इसको एक ही जगह कवर करेंगे और इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे. इससे पहले मैं फार्माकोपिया एंड हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया टॉपिक कवर कर चुकी हूँ. तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप एक बार प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा. तो इम्प्योरिटीज़ को जानने से पहले हम एक बार इम्प्योर और प्योर केमिकल कंपाउंड के बारे में जानेंगे. किसी भी कंपाउंड को हम इम्प्योर कब बोलते हैं? जब उसके अंदर कोई फॉरेन मैटर प्रेजेंट हो, कोई भी बाहरी पदार्थ जिसको हम एज अ इम्प्योरिटी कंसिडर करते हैं. अगर किसी कंपाउंड में फॉरेन मैटर प्रेजेंट है, बाहरी पदार्थ प्रेजेंट है, तो उस केमिकल कंपाउंड को हम बोलते हैं इम्प्योर केमिकल कंपाउंड. अब प्योर केमिकल कंपाउंड हम किसे बोलेंगे कि जो केमिकल कंपाउंड जिसमें फॉरेन मैटर प्रेजेंट ना हो, विच इज़ हैविंग नो फॉरेन मैटर, दैट इज़ इम्प्योरिटीज़, उस केमिकल कंपाउंड को हम बोलेंगे प्योर केमिकल कंपाउंड. मतलब फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन मटेरियल, मतलब फ्री फ्रॉम फॉरेन मैटर. अगर कोई अपना कंपाउंड है तो उसको हम प्योर केमिकल कंपाउंड बोलेंगे. और अगर किसी कंपाउंड में हमारे में फॉरेन मैटर या फॉरेन मटेरियल जिसको हम इम्प्योरिटीज़ बोलते हैं वो प्रेजेंट है, तो उसको हम इम्प्योर केमिकल कंपाउंड बोलेंगे. अब जो एब्सोल्यूट प्योरिटी की स्टेट है, जिसमें कि हम बोलें कि हमारा जो केमिकल कंपाउंड है वो 100% प्योर है, वो स्टेट ऑब्टेन करना वर्चुअली पॉसिबल नहीं है. लेकिन हम अपनी जो प्योरिटी की डिज़ायर्ड लिमिट है उसको क्लोजली अप्रोच कर सकते हैं बाय टेकिंग सफिशिएंट केयर और सफिशिएंट प्रिवेंशन ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ दोज केमिकल कंपाउंड्स. तो एब्सोल्यूट प्योरिटी हम अटेन नहीं कर सकते हैं. इसीलिए बोलते हैं कि एनालिटिकली जो भी प्योर सब्सटेंसेस हैं वो 100% प्योर नहीं होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ की ट्रेसेस प्रेजेंट होती ही हैं. तो मतलब इम्प्योरिटीज़ को हम 100% रिमूव नहीं कर सकते हैं अपने केमिकल कंपाउंड से. तो एनालिटिकली प्योर सैंपल्स हैं वो 100% प्योर नहीं होते हैं और उनमें कुछ ट्रेसेस, कुछ माइन्यूट अमाउंट में अपनी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं. सो नॉर्मली अनडिज़ायरेबल फॉरेन मटेरियल आर प्रेजेंट इन द फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस. तो बेसिकली अपने जो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस हैं उसमें अनडिज़ायरेबल फॉरेन मैटर, जिन्हें हम इम्प्योरिटीज़ बोलते हैं, वो प्रेजेंट होती हैं. अनडिज़ायरेबल जिनकी हमें नीड नहीं है हमारे केमिकल कंपाउंड में, बट वो फिर भी थोड़ी क्वांटिटी में प्रेजेंट होती हैं. तो अब जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको हम 100% रिमूव नहीं कर सकते हैं, बट हमने उनकी लिमिट सेट कर दी गई है कि अगर हमारी इम्प्योरिटीज़ हमारे केमिकल कंपाउंड में अगर इतनी लिमिट में प्रेजेंट हैं तो वो एक्सेप्टेबल हैं. अगर उस लिमिट को एक्सीड करते हैं तो हमारा केमिकल कंपाउंड फेल हो जाता है और मतलब वो इम्प्योर केमिकल कंपाउंड हम उसे बोलेंगे. तो हमारी इम्प्योरिटीज़ की फार्माकोपिया में लिमिट सेट कर दिया गया है. अब हम 100% अपनी इम्प्योरिटीज़ को रिमूव क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जो प्योरिफिकेशन है केमिकल्स की वो एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है. मतलब हमें सब्सटेंस को हम उतना ही प्योरीफाई करते हैं जितना हमें नीडेड है, जितना हमें डिज़ायर्ड है, क्योंकि इससे हमारा टाइम वेस्ट होता है, हमारे जो मटेरियल और जो रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं वो वेस्ट होता है और मनी वेस्ट होता है. तो प्योरीफिकेशन एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है, इसलिए हम अपने कंपाउंड्स को उतना ही प्योरीफाई करते हैं जितना कि हमें डिज़ायर्ड प्योरिटी हमें अपने कंपाउंड या सब्सटेंस की चाहिए है. तो 100% हम इम्प्योरिटीज़ को रिमूव नहीं कर सकते हैं. अब बात करते हैं कि इम्प्योरिटी क्या है. पहले मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल देके समझाती हूँ कि हमारी जो मेडिसिनल सब्सटेंसेस हैं या मेडिसिनल प्रोडक्ट्स हैं जो हम प्रिपेयर करते हैं वो एक हम इंडस्ट्रियल एरिया में और इंडस्ट्री में प्रिपेयर करते हैं. तो उसके लिए हमें रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं, कुछ रिएजेंट्स चाहिए होते हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस चाहिए होती हैं जिनके थ्रू हम अपनी मेडिसिन को प्रिपेयर करते हैं. तो जब हमारे अगर रॉ मटेरियल में कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, कोई फॉरेन मैटर प्रेजेंट है,
तो वो हमारी फाइनल प्रोडक्ट में भी एंटर कर जाएगा और अपने फाइनल प्रोडक्ट को कंटेमिनेट कर देगा। तो मतलब हमारी जो इम्प्योरिटी है वो अपने मेडिसिन की मेडिसिन को टॉक्सिक बनाता है और उसका जो एक्टिव स्ट्रेंथ है उसको लोअर डाउन करता है, उसका जो मेन एक्शन है उसको स्लो डाउन करती है। तो इम्प्योरिटीज़ बेसिकली वो सब्सटेंस है, वो फॉरेन मटेरियल या वो फॉरेन मैटर है जो अपने मटेरियल ऑफ इंटरेस्ट की प्योरिटी को अफेक्ट करता है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल कि हमें पिज़्ज़ा प्रिपेयर करना है, तो पिज़्ज़ा हमारा क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है, बट हमें उसके लिए कुछ रॉ मटेरियल्स चाहिए हैं। रॉ मटेरियल्स में जैसे हमें मैदा चाहिए है, काफ़ी वेजिटेबल्स चाहिए हैं, चीज़ चाहिए है। तो अगर हमारे रॉ मटेरियल में ही कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो वो हमारे पिज़्ज़ा में भी प्रेजेंट होगी और हमारे पिज़्ज़ा के टेस्ट को ख़राब कर देगी। तो इसलिए हमें जो रॉ मटेरियल्स लेने होते हैं वो फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज़, फ्री फ्रॉम तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि हम इम्प्योरिटीज़ को 100% रिमूव नहीं कर सकते हैं, बट डिज़ायर्ड प्योरिटी के हमें अपने रॉ मटेरियल्स लेने होते हैं जिससे कि हम अपने फाइनल प्रोडक्ट की प्योरिटी को मेंटेन कर सकें और उसको कंटेमिनेट होने से बचा सकें। तो और दूसरा है क्या, प्रोसेस की प्रोसेस हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस फॉलो करते हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, मेडिसिन के प्रिपरेशन में। तो अगर हम सही प्रिपरेशन करेंगे या सही प्रोसेस फॉलो करेंगे तो भी हम इम्प्योरिटीज़ को लिमिट कर सकते हैं अपने फाइनल प्रोडक्ट में एंटर होने से। तो इम्प्योरिटी क्या है, कोई भी वो मटेरियल जो अपनी मटेरियल ऑफ इंटरेस्ट के प्योरिटी को अफेक्ट करे उसे हम बोलते हैं इम्प्योरिटी। मतलब बेसिकली कोई भी अनडिजायर्ड पार्टिकल है जो हमें अपने सब्सटेंस में, मेडिसिनल प्रोडक्ट में नहीं चाहिए, उसको हम बोलते हैं इम्प्योरिटी। तो इम्प्योरिटी की जो प्रेजेंस है, मतलब अपने फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में अगर कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो वो अपनी बॉडी पे टॉक्सिक इफेक्ट शो कर सकती है और जो भी अपना एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है उसके एक्शन को और उसकी एक्टिव स्ट्रेंथ को स्लो डाउन कर देती है। तो प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज इन द फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस may produce toxic effect on the body and may also lower down the active strength of pharmaceutical substance। तो बेसिकली टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी अपने बॉडी पे जब अगर इम्प्योरिटीज़ हमारे फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में प्रेजेंट है, या फिर जो हमने मेडिसिन प्रिपेयर करी है उसके एक्टिव स्ट्रेंथ को और उसके एक्शन को स्लो डाउन कर देगी अगर हमारी इम्प्योरिटीज़ हमारे फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में प्रेजेंट है। कॉमनली अपने केमिकल सब्सटेंसेस में जो इम्प्योरिटीज़ पाई जाती हैं वो हैं लेड, आर्सेनिक, आयरन, क्लोराइड, सल्फेट, हैवी मेटल्स। तो ये कॉमनली फाउंड इम्प्योरिटीज़ हैं जो अपने केमिकल सब्सटेंसेस में स्मॉल अमाउंट में पाई जाती हैं। इम्प्योरिटीज़ कॉमनली फाउंड इन मेडिसिनल प्रिपरेशंस, जो मेडिसिनल प्रिपरेशंस हैं उनमें कॉमनली कौन कौन सी इम्प्योरिटीज़ पाई जाती हैं। तो फर्स्ट है impurities having toxic effect and bring about unpleasant reactions when present beyond limits। तो मैंने अभी आपको बताया कि हम अपनी इम्प्योरिटीज़ के लिमिट्स को सेट कर देते हैं कि इस लिमिट में अगर हमारी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है तो वो एक्सेप्टेबल है। तो वो इम्प्योरिटीज़ जो हमारी बॉडी पे टॉक्सिक इफेक्ट शो करें और अगर लिमिट से ज़्यादा प्रेजेंट है तो कोई अनप्लेजेंट रिएक्शन शो करें अपनी बॉडी में। तो फर्स्ट टाइप ये है अपनी, जैसे कि एग्जांपल में लेड एंड आर्सेनिक। अब सेकंड है इम्प्योरिटीज विच आर हार्मलेस बट इफ प्रेजेंट बियॉन्ड प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स लोअर डाउन द एक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द सब्सटेंस एंड चेंज इट्स इफेक्ट। अब दूसरी क्या है कि वो बॉडी के लिए तो हार्मलेस है बट अगर बियॉन्ड लिमिट्स प्रेजेंट है, जो हमारी लिमिट्स हैं उनसे ज़्यादा प्रेजेंट हैं, तो अपना जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है उसके एक्शन को स्लो डाउन कर देंगे और उसके इफेक्ट को चेंज कर देंगे। जैसे कि एग्जांपल में हार्ड सोप कंटेनिंग एक्सेस ऑफ वाटर। थर्ड टाइप की कॉमनली फाउंड इम्प्योरिटी है कि इम्प्योरिटीज विच प्रेजेंट बियॉन्ड लिमिट्स विल अफेक्ट द स्टोरेज प्रॉपर्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। अगर जो कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं वो लिमिट से ज़्यादा प्रेजेंट हैं तो वो अपने फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस की स्टोरेज प्रॉपर्टी को भी अफेक्ट करती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर लीड्स टू डिकम्पोज दी प्रोडक्ट। अगर मॉइस्चर प्रेजेंट है तो अपने प्रोडक्ट का डिकम्पोजिशन हो जाएगा। फोर्थ है इम्प्योरिटीज़ विल ऑल्टर दी कलर, ऑर्डर एंड टेस्ट। अगर इम्प्योरिटीज़ बियॉन्ड लिमिट्स प्रेजेंट हैं तो वो अपने फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस और मेडिसिन के कलर को, ऑर्डर को, टेस्ट को ऑल्टर कर देंगे, चेंज कर देंगे। एग्जाम्पल में जैसे सोडियम सैलिसाइलेट है, अगर उसमें फिनॉलिक इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं
तो वो डिस्कलरेशन डिस्कलरेशन कर देगा अपना सोडियम सैलिसाइलेट का। अब नेक्स्ट है इम्प्योरिटीज़ विच मेक सब्सटेंसेस इनकम्पैटिबल विद अदर्स। अब कुछ अपना जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है उसकी इनकम्पैटिबिलिटी हो जाती है अदर सब्सटेंसेस के साथ अगर इम्प्योरिटीज़ बियॉन्ड लिमिट्स प्रेजेंट हैं तो। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़। तो ICH इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन के अकॉर्डिंग इम्प्योरिटीज़ को उसने 3 क्लासेस में कैटेगराइज किया है। फर्स्ट है ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़, सेकंड है इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ एंड थर्ड है रेजिडुअल सॉल्वेंट्स। अब इनको वन बाय वन देखते हैं। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ अपने किसी भी ड्रग सब्सटेंस में कैसे अराइज होती हैं? ड्यूरिंग द सिंथेसिस और प्योरिफिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या स्टोरेज। अगर हम किसी भी ड्रग सब्सटेंस की सिंथेसिस कर रहे हैं या प्योरिफिकेशन कर रहे हैं या उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या उसको हमने स्टोर कर रखा है, तो इस टाइम पे हमारी ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ इनकॉर्पोरेट हो जाती हैं अपने ड्रग सब्सटेंस में। सेकंड क्या है कि जो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ हैं उनको हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं और नॉन आइडेंटिफाइड भी होते हैं, मतलब उनका हम पता भी लगा सकते हैं और उनका हम पता नहीं भी लगा सकते हैं कि वो अपने ड्रग सब्सटेंस में प्रेजेंट हैं या नहीं है। दे आर वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल। अब ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ में कौन कौन सी इंक्लूड होती हैं अपनी? फर्स्ट है स्टार्टिंग मटीरियल, बाय प्रोडक्ट्स, इंटरमीडिएट्स, डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स, रिएजेंट्स, लाइगेंट्स एंड कैटालिस्ट। तो इस स्टेजेस पे अपनी ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ इनकॉर्पोरेट हो जाती हैं किसी भी ड्रग सब्सटेंस में। तो बेसिकली कब अराइज होती हैं? जब सिंथेसिस हो रही है, प्योरिफिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड और स्टोरेज ऑफ न्यू ड्रग सब्सटेंस। दे कैन बी आइडेंटिफाइड एंड नॉन आइडेंटिफाइड, volatile or non-volatile. They include starting materials, byproducts, intermediates, degradation products, reagents, ligands and catalyst. नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़। ये कब अराइज होते हैं? ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के टाइम ही अराइज होती हैं, इनकॉर्पोरेट होते हैं अपने न्यू ड्रग सब्सटेंस में। दे आर नॉर्मली नॉन, इनका हमें पता होता है और हम इनको ईजिली आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं अपने किसी भी फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में। अब इसमें कौन कौन सी आती हैं? रिएजेंट्स, लाइगेंड्स, कैटालिस्ट, हैवी मेटल्स और अदर रेजिडुअल जो मेटल्स हैं, inorganic salts, other materials, filtrates and charcoal. So inorganic impurities results from the manufacturing process. They are normally known and identify, हम इनको easily identify कर लेते हैं. Includes reagents, ligands and catalysts, heavy metals or other residual metals, inorganic salts and other materials like filter aids and charcoal. नेक्स्ट अपनी जो कैटेगरी है वो है रेजिडुअल सॉल्वेंट्स। अब रेजिडुअल मीन्स कि जो बचा हुआ कोई भी सॉल्वेंट अपने ड्रग सब्सटेंस में है वो एज अ इम्प्योरिटी एक्ट करता है। अब जो कोई भी हमें न्यू सब्सटेंस प्रिपेयर करना है उसमें हम सॉल्वेंट्स एज अ व्हीकल यूज़ करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट्स यूज़ करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के टाइम ही अराइज होते हैं ये वाली इम्प्योरिटी, अराइज ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जब हम कर रहे होते हैं तो जो भी हमें अपनी ड्रग सब्सटेंस बनानी है उसमें हम सॉल्वेंट्स यूज़ करते हैं उसको मिक्स करने के लिए या डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए। तो उस टाइम पे अगर कोई भी सॉल्वेंट है जो उसको हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के टाइम कम्प्लीटली रिमूव नहीं कर पाए अपने ड्रग सब्सटेंस से और वो थोड़ा बहुत बच गया तो वो एज अ इम्प्योरिटी एक्ट करेगा और हार्मफुल होगा, अपनी बॉडी के लिए टॉक्सिक इफेक्ट शो कर सकता है। तो अराइज ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये जो सॉल्वेंट्स है ये इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक लिक्विड्स, डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट्स हैं जैसे इथेनॉल है, मिथेनॉल है, वाटर है, क्लोरोफॉर्म है, ईथर है। हम डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट्स यूज़ करते हैं ड्यूरिंग आर प्रिपरेशन ऑफ द मेडिसिन। They are used as vehicles for the preparation of solutions, suspensions इन द सिंथेसिस ऑफ न्यू ड्रग सब्सटेंस। जैसे कि मैंने अभी बताया कि किसी भी न्यू ड्रग सब्सटेंस के सिंथेसिस में हम सॉल्वेंट्स को एज अ व्हीकल यूज़ करते हैं। तो हमें जब हम उनको कम्प्लीटली, रेजिडुअल मीन्स बचा हुआ, अगर कोई भी रेजिड्यू रह गया सॉल्वेंट का तो वो हमारा एज अ इम्प्योरिटी एक्ट करेगा और हार्मफुल होगा अपनी बॉडी के लिए। तो जो ICH है उसने रेजिडुअल सॉल्वेंट्स को 3 क्लास में क्लासीफाई किया गया है, 1 एंड 2 एंड 3। अब जो फर्स्ट है उसको क्या है कि उसको हम अवॉइड करते हैं, वो काफ़ी हार्मफुल है और कार्सिनोजेनिक है। सेकंड है उसको हम
उसका हम लिमिटेड यूज़ करते हैं रेजिडुअल क्लास 2 सॉल्वेंट्स का। और जो थर्ड है वो हमारी लो उसकी होती है, उसको हम बेसिकली ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट है कि सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज़, कहाँ से अपनी जो इम्प्योरिटीज़ हैं किस सोर्स से हमारे फाइनल प्रोडक्ट में एंटर करती हैं। ये कुछ डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल्स एम्प्लॉयड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हम जो रॉ मटेरियल्स यूज़ करते हैं उनसे अपनी इम्प्योरिटीज़ फाइनल प्रोडक्ट में एंटर कर जाती हैं। जितने भी रिएजेंट्स यूज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मैथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, intermediate products in the manufacturing process, defects in the manufacturing process, storage conditions, decomposition of product during storage। तो ये कुछ सोर्सेज हैं जिनसे हमारी इम्प्योरिटीज़ अपने फाइनल प्रोडक्ट में या मेडिसिन में एंटर कर जाती हैं। इनको हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है अपना रॉ मटेरियल्स एम्प्लॉयड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब जितने भी फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस और मेडिसिन हम जो प्रिपेयर करते हैं उनको या तो हम नेचुरल सब्सटेंसेस से एक्सट्रैक्ट करते हैं, नेचुरल सब्सटेंसेस जैसे कि प्लांट से, एनिमल से, माइक्रोब्स से, तो वहाँ से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, या फिर हम उनको केमिकल सब्सटेंसेस से सिंथेसिस करते हैं अपनी लेबोरेटरी में। तो हमें मेडिसिन की प्रिपरेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। तो जो भी रॉ मटेरियल में इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं या जो भी इम्प्योरिटीज़ अपने रॉ मटेरियल के साथ एसोसिएटेड हैं वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान अपने फाइनल प्रोडक्ट में एंटर कर जाएंगी और अपने फाइनल प्रोडक्ट को कंटेमिनेट कर देती हैं। तो इम्प्योरिटीज़ known to be associated with these chemicals may be carried through the manufacturing process and contaminate the final product। तो इम्प्योरिटीज़ रॉ मटेरियल में अगर प्रेजेंट हैं तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान अपने फाइनल प्रोडक्ट में एंटर कर जाएंगी, मेडिसिन में एंटर कर जाएंगी और उसको कंटेमिनेट कर देंगी और उसका जो भी इफ़ेक्ट है, एक्टिव स्ट्रेंथ है, उसको लोअर डाउन कर देंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल है कि रॉक सॉल्ट। अब रॉक सॉल्ट से हम बनाते हैं सोडियम क्लोराइड। अपना सोडियम क्लोराइड किससे प्रिपेयर होता है? रॉक सॉल्ट से। बट रॉक सॉल्ट में कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड की इम्प्योरिटीज़, स्मॉल अमाउंट में इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं। तो अगर हम रॉक सॉल्ट से अपना सोडियम क्लोराइड प्रिपेयर कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि अपने सोडियम क्लोराइड में भी कुछ ट्रेसेस अपने मैग्नीशियम और कैल्शियम कंपाउंड के प्रेजेंट हों। तो रॉक सॉल्ट contains small amount of calcium sulfate and magnesium chloride. Thus, sodium chloride prepared from this source will contain traces of calcium and magnesium compound। तो यही बोल रहा है कि रॉक सोल्ट से हम अपना सोडियम क्लोराइड प्रिपेयर करते हैं, बट रॉक सोल्ट में कुछ अमाउंट में अपना कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड एज एन इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। तो हमें सोडियम क्लोराइड में भी चांसेस हैं कि हमारी ट्रेसेस प्रेजेंट हो कैल्शियम सल्फेट के और मैग्नीशियम क्लोराइड के एज एन इम्प्योरिटी। तो हमें अपने रॉ मटेरियल्स को अच्छे से प्योरीफाई करना चाहिए, प्योर केमिकल्स यूज़ करने चाहिए। अब कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं जैसे कि आर्सेनिक, लेड, हैवी मेटल्स, वो भी रॉ मटेरियल्स में प्रेजेंट होती हैं, तो वो हमारे फाइनल प्रोडक्ट में भी प्रेजेंट होंगी, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो इम्प्योरिटीज सच एज arsenic, lead, heavy metals are present in raw materials and hence are found in the substances or final product। So it is necessary to use pure chemicals and substances as raw materials for the manufacturing process। तो इसलिए हमें रॉ मटेरियल्स में जो भी हम रॉ मटेरियल या रॉ मटेरियल्स के जो भी सब्सटेंसेस यूज़ कर रहे हैं उस टाइम हमें प्योर केमिकल्स ही यूज़ करने चाहिए ताकि हमारा फाइनल प्रोडक्ट कंटेमिनेट ना हो। सेकेंड है रिएजेंट्स। अब हम अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तब हम काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट्स यूज़ करते हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। तो अगर हम उन रिएजेंट्स को कम्प्लीटली रिमूव नहीं कर पाते हैं अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान तो पॉसिबिलिटी है कि वो अपने फाइनल प्रोडक्ट में एंटर कर जाए और अपने फाइनल प्रोडक्ट को कंटेमिनेट कर दें। तो इफ़ reagents used in manufacturing process are not completely removed by washing, these may find entry in the final products। तो हमें reagents को completely remove कर देना चाहिए by washing, वरना वो हमारे final product में enter कर जाएंगे और उसको contaminate कर देंगे। For example कि हमें बनाना है अमोनिएटेड मरकरी, और अमोनिएटेड मरकरी हम किससे बनाएंगे?
मरकरी क्लोराइड से और डाइल्यूट अमोनिया सॉल्यूशन से। तो अमोनिएटेड मरकरी में बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अ सॉल्यूशन ऑफ मरकरी क्लोराइड टू डाइल्यूट अमोनिया एसिड। अमोनिएटेड मरकरी को हमने मरकरी क्लोराइड और डाइल्यूट अमोनिया सॉल्यूशन को मिक्स करा, जब हमने ऐड किया तो हमारा अमोनिएटेड मरकरी क्लोराइड बना। बट जो अमोनिएटेड मरकरी क्लोराइड के जो प्रेसिपिटेट हैं, जो अपना फाइनल प्रोडक्ट है, उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है एज एन इम्प्योरिटी। तो अगर हमारे जो प्रेसिपिटेट हैं, ये इसके प्रेसिपिटेट हैं, इनको अगर हमने अच्छे से वॉश नहीं किया कोल्ड वाटर के साथ, तो हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो एज एन इम्प्योरिटी प्रेजेंट है अपने फाइनल प्रोडक्ट में, तो उसको रिमूव नहीं कर पाएंगे। और अगर रिमूव नहीं कर पाए तो अपने फाइनल प्रोडक्ट में अमोनियम हाइड्रोक्साइड एज एन इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगा। तो बेसिकली हमें अपने फाइनल प्रोडक्ट की अच्छे से वॉशिंग करनी है कोल्ड वाटर से, तभी हम अपनी इम्प्योरिटीज़ को अपने फाइनल प्रोडक्ट से रिमूव कर पाएंगे। सो द प्रेसिपिटेट ऑफ अमोनिएटेड मरकरी contains ammonium hydroxide. Thus, this precipitate is washed with cold water to remove ammonium hydroxide. तो इस precipitate को हमें cold water से वॉश करना है अमोनियम हाइड्रोक्साइड को रिमूव करने के लिए। If it is not removed completely by washing with water, the final product may contain in it ammonium hydroxide as an impurity. Next अपना source है मेथड और द प्रोसेस यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर। अब जितने भी ड्रग्स और केमिकल्स को हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, वो हम डिफरेंट रॉ मटेरियल से करते हैं और डिफरेंट मेथड्स, मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स और डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस से हम अपनी मेडिसिन को प्रिपेयर करते हैं। तो जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो डिफरेंट स्टेजेस पे या फिर रॉ मटेरियल्स पे या फिर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हम कर रहे हैं उस टाइम पे इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं अपने फाइनल प्रोडक्ट में। और जो टाइप है इम्प्योरिटी की, किस टाइप की इम्प्योरिटी है, कितना अमाउंट प्रेजेंट है, ये डिपेंड करता है कि वो कैसा केमिकल हम यूज़ कर रहे हैं और क्या हम ड्रग यूज़ कर रहे हैं, उससे वेरी करती है अपने टाइप और अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन द ड्रग। अब जो हम जो ड्रग्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो दो टाइप से, सिंगल स्टेप भी सिंथेसिस हो सकती है और मल्टी स्टेप भी सिंथेसिस हो सकती है। तो मल्टी स्टेप सिंथेसिस में क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट इंटरमीडिएट्स कंपाउंड फॉर्म होते हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान। तो इन इंटरमीडिएट्स की प्योरिफिकेशन भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर इन इंटरमीडिएट्स में अगर कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो वो अपने फाइनल प्रोडक्ट में भी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। तो मल्टी स्टेप सिंथेसिस में हमें ध्यान रखना है कि इंटरमीडिएट्स की प्योरिफिकेशन भी हम करें और इम्प्योरिटीज़ को जितना हो सके उतना हम रिमूव कर पाएँ और अपने फाइनल प्रोडक्ट में एंटर होने से रोक सकें, लिमिट कर सकें। और जो यूजुअली जब हम सिंथेसिस कर रहे हैं तो कुछ साइड रिएक्शंस भी होती हैं, तो साइड रिएक्शंस भी में अगर इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है तो वो हमारे फाइनल प्रोडक्ट में एंटर कर जाएंगी, तो उनको भी हमें इम्प्योरिटीज़ से फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज़ रखना चाहिए। अब मेथड ऑफ और प्रोसेस में डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हैं जिस पे हमारी इम्प्योरिटीज़ एंटर कर जाती हैं। वो फर्स्ट है रिएजेंट्स एम्प्लॉयड इन द प्रोसेस, जो भी हम रिएजेंट अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के टाइम यूज़ कर रहे हैं, या फिर रिएजेंट्स एडिड टू रिमूव द अदर इम्प्योरिटीज़, जो पहले से इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं उनको रिमूव करने के लिए हम जो रिएजेंट न्यू रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं उसके वजह से भी अपनी इम्प्योरिटीज़ आ सकती हैं अपने फाइनल प्रोडक्ट में। जो हम सॉल्वेंट्स यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से, एंड एक्शन ऑफ सॉल्वेंट्स एंड रिएजेंट्स ऑन द रिएक्शन वेसल। अब इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है रिएजेंट्स एम्प्लॉयड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अभी हमने पहले डिस्कस किया है कि जो भी हम रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं अगर हम उसको कम्प्लीटली वॉश करके रिमूव नहीं करेंगे तो वो हमारे फाइनल प्रोडक्ट में एज एन इम्प्योरिटी एंटर हो जाएगा। रिएजेंट्स का एग्जांपल मैं आपको दे चुकी हूँ, अमोनिएटेड मरकरी वाला, जिसमें हमें अपने प्रेसिपिटेट को कोल्ड वाटर से अच्छे से वॉश करना है ताकि उसमें जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड की इम्प्योरिटी है वो अच्छे से रिमूव हो जाए और अपने फाइनल प्रोडक्ट में एंटर ना करे। सेकेंड है रिएजेंट्स एडिड टू रिमूव अदर इम्प्योरिटीज़। अब हमारे जो कोई भी सब्सटेंस है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान अगर उसमें कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो उस इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए हम अलग कोई और रिएजेंट यूज़ करते हैं, तो उससे भी अपनी इम्प्योरिटी अपने फाइनल प्रोडक्ट में आ जाती हैं। जैसे कि एग्जांपल है पोटेशियम ब्रोमाइड कंटेन्स ट्रेसेस ऑफ बेरियम विच इज़ एडिड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस
टू रिमूव एक्सेस ऑफ सल्फेट। अगर हमारे सब्सटेंस में सल्फेट की मात्रा ज़्यादा है, उसको रिमूव करने के लिए हम पोटेशियम ब्रोमाइड यूज़ करते हैं, जिससे कि हम सल्फेट की एक्सेस क्वांटिटी को रिमूव कर जाएं। पर पोटेशियम ब्रोमाइड में भी बेरियम के कुछ ट्रेसेस प्रेजेंट होते हैं एज एन इम्प्योरिटी। तो अगर हम सल्फेट को रिमूव करने के लिए पोटेशियम ब्रोमाइड यूज़ करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि अपनी जो बेरियम है वो अपने फाइनल प्रोडक्ट में एज एन इम्प्योरिटी एक्ट करे और एंटर कर जाए इनटू आवर फाइनल प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट है सॉल्वेंट्स। अब जो भी हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो भी व्हीकल यूज़ करते हैं वो हम सॉल्वेंट्स ही यूज़ करते हैं। बेसिकली जो वाटर है वो अपना चीपेस्ट सॉल्वेंट है जो हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज़ करते हैं। वाटर भी 4 टाइप का वाटर, टैप वाटर, सॉफ्टेंड वाटर, डीमिनरलाइज्ड वाटर और डिस्टिल्ड वाटर। अब जो टैप वाटर है उसमें काफ़ी आयंस प्रेजेंट होते हैं एज एन इम्प्योरिटी, कुछ स्मॉल अमाउंट में अपने बहुत सारे आयंस जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोराइड, सल्फेट, ये कार्बोनेट, ये सारे बहुत सारे आयंस हैं जो एज एन इम्प्योरिटी अपने टैप वाटर में स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम टैप वाटर यूज़ कर रहे हैं तो वो अपने फाइनल प्रोडक्ट में एज एन इम्प्योरिटी एंटर कर जाएंगे और अपने फाइनल प्रोडक्ट को कंटेमिनेट कर देंगे। तो इसलिए हमें फाइनल प्रोडक्ट को अपने टैप वाटर से वॉश नहीं करना चाहिए, जितना हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए। सेकंड है सॉफ्ट एंड वाटर। सॉफ्ट एंड वाटर को में से हम उसको सोडियम फॉर्म ऑफ जियोलाइट से पास करते हैं, जिससे जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है वो आयन तो रिमूव हो जाते हैं, बट सोडियम और क्लोराइड आयन फिर भी अपने सॉफ्ट एंड वाटर में रह जाते हैं। तो अगर हम सॉफ्ट एंड वाटर यूज़ करेंगे तो उसमें सोडियम और क्लोराइड आयन एज एन इम्प्योरिटी एक्ट करते हैं और वो अपने फाइनल प्रोडक्ट में एंटर कर जाएंगे। डीमिनरलाइज्ड वाटर में ये जो डीमिनरलाइज्ड वाटर है ये फ्री फ्रॉम ये जितनी भी आयंस है जो टैप वाटर में प्रेजेंट होते हैं उनसे फ्री फ्रॉम दोज आयंस। सो जो वाटर ऑब्टेन फ्रॉम दिस सोर्स, बट इसमें ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ फिर भी प्रेजेंट होती हैं, तो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ फिर अपने फाइनल प्रोडक्ट में एंटर कर जाएंगी। तो इसलिए हम डीमिनरलाइज वाटर को भी उसका भी लिमिटेड यूज़ ही करते हैं। नेक्स्ट है डिस्टिल्ड वाटर। ये अपना बेस्ट, ये फ्री फ्रॉम ऑल इम्प्योरिटीज़ होता है अपना डिस्टिल्ड वाटर, बट इसको हम बहुत ही कम यूज़ कर पाते हैं क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली है। तो ये जो अपने सॉल्वेंट्स हैं ये डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट्स हैं जो हम अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज़ करते हैं और ये सोर्सेज हैं इम्प्योरिटीज़ का अपने फाइनल प्रोडक्ट में। अब नेक्स्ट है एक्शन ऑफ सॉल्वेंट्स एंड रिएजेंट्स ऑन रिएक्शन वेसल्स। अब जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग मेथड है, उस टाइम पे हम डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट्स और डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट्स यूज़ करते हैं, और जो भी अपनी प्रोसेस हो रही है वो एक किसी रिएक्शन वेसल में हो रही है, और वो रिएक्शन वेसल है वो किसी मेटल से बना हुआ होता है। तो जो अपने रिएजेंट्स हैं वो अपने उस मेटल के साथ रिएक्ट कर जाएंगे और उस मेटल को अपने मतलब सॉल्वेंट्स और रिएजेंट्स के साथ रिएक्ट करेंगे और उसको डिसॉल्व कर लेंगे। तो वो जो मेटल है वो अपना एज एन इम्प्योरिटी एक्ट करेगा अपने फाइनल प्रोडक्ट में। तो ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सम ऑफ सॉल्वेंट एंड रिएजेंट में अंडरगो विद metals of reaction vessels may dissolve these metals which appears as impurity in the final product। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के टाइम जो हम रिएक्शन वेसल जिसमें हमारी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, प्रोसेस हो रही है, उस मेटल के साथ अपने सॉल्वेंट्स और रिएजेंट्स रिएक्ट करेंगे और उस मेटल को डिसॉल्व कर लेगा जो एज एन इम्प्योरिटी एक्ट करेगा अपने फाइनल प्रोडक्ट में। एग्जाम्पल के लिए कि आयरन में आर्सेनिक की इम्प्योरिटी होती है, आयरन इज़ नोन टू कंटेन आर्सेनिक इम्प्योरिटी। तो जो भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो आयरन वेसल में जिनकी मैन्युफैक्चरिंग हम करेंगे तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि आर्सेनिक और आयरन एज एन इम्प्योरिटी एंटर हो जाएं और उसको कंटेमिनेट कर दें। तो जो आईपी इंडियन फार्माकोपिया है उसने लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक एंड आयरन फॉर मोस्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो लिमिट टेस्ट है उसकी लिमिट प्रिस्क्राइब कर दी है इंडियन फार्माकोपिया ने। अब नेक्स्ट है अपना जो सोर्स है वो है एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन ड्यूरिंग दी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब जो भी हमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चलती हैं, जो भी हम मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं वो हम इंडस्ट्री में प्रिपेयर करते हैं। तो जो इंडस्ट्री हैं वो अपने लोकेलिटी जहाँ हम बेसिकली रहते हैं वहाँ से दूर अपना इंडस्ट्रियल एरिया होता है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ का सेटअप किया जाता है। तो जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ का एनवायरनमेंट है, जो एटमॉस्फेयर है वो कंटेमिनेटेड रहता है डस्ट पार्टिकल से,
or some gases like hydrogen sulfide, sulfur dioxide and black smoke. So in the industrial areas, the atmosphere is contaminated with dust particles, some gases like hydrogen sulfide, sulfur dioxide and black smoke. तो जब हम अपने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के सब्सटेंसेस की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या प्योरीफिकेशन कर रहे हैं, तो जो एटमॉस्फेयर में कंटेमिनेशन है वो एज एन इम्प्योरिटी अपने फाइनल प्रोडक्ट में एंटर कर जाएगी. देयर आर मैनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स विच व्हेन मैन्युफैक्चर्ड आर कंटेमिनेटेड विद एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर. अब बहुत सारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, जब हम उनकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो वो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर से कंटेमिनेट हो जाते हैं. एग्जाम्पल के लिए NaOH एब्जॉर्ब्स एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड. जो NaOH है, जब हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो वो एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्ब कर लेता है और Na2CO3 ये प्रोडक्ट बना देता है. तो इसीलिए कहा जाता है कि ड्यू टू दिस रिएक्शन NaOH should not be kept open for a longer time during its manufacturing. तो मैंने इसीलिए हम जो NaOH है उसको उसकी मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ज़्यादा टाइम तक ओपन एरिया में नहीं रखते हैं. Therefore, IP has prescribed that sodium hydroxide should not contain more than 3% of sodium carbonate. IP ने जो सोडियम कार्बोनेट है उसकी लिमिट सेट कर दी है कि 3% से ज़्यादा सोडियम कार्बोनेट अपने सोडियम हाइड्रोक्साइड में नहीं होना चाहिए. अगर वो 3% से कम है तो हम उसे एक्सेप्टेबल तो वो एक्सेप्टेबल है, वरना वो एक्सेप्टेबल नहीं है. अब नेक्स्ट सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी है अपना इंटरमीडिएट्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो मल्टी स्टेप सिंथेसिस भी होती है, वन स्टेप सिंथेसिस भी होती है. तो मल्टी स्टेप सिंथेसिस के टाइम और या वैसे भी अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इंटरमीडिएट्स प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग द प्रिपरेशन और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ द फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस. तो ये जो इंटरमीडिएट्स हैं ये अपने फाइनल प्रोडक्ट में कैरी आउट हो जाते हैं, उसमें एंटर कर जाते हैं एज एन impurities. Sometimes the intermediates that are formed during the manufacturing process may be carried through the final product as an impurity. फॉर एग्जाम्पल जो पोटेशियम आयोडाइड है उसको हम प्रिपेयर करते हैं बाय रिएक्टिंग आयोडीन एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. तो इसमें जो अपना इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है वो है KiO3. ये अपना इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है. तो ये जो अपना रिजल्टिंग पोटेशियम आयोडाइड को हमने प्रिपेयर किया आयोडीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, जो अपना रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसको हम सबसे पहले इवेपोरेट करेंगे, देन उसको हीट करेंगे विद चारकोल. तो इस प्रोसेस में जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट अपना ये जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना है, अगर ये कम्प्लीटली अपना पोटेशियम आयोडाइड Ki में कन्वर्ट नहीं हुआ तो वो कैरी थ्रू हो जाएगा अपने फाइनल प्रोडक्ट में एज एन इम्प्योरिटी. तो अपने इंटरमीडिएट का कम्प्लीटली कन्वर्ट होना ज़रूरी है इनटू द पोटेशियम आयोडाइड, वरना वो एज एन इम्प्योरिटी अपने फाइनल प्रोडक्ट में एंटर कर जाएगा. नेक्स्ट है डिफेक्ट्स इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. So in many manufacturing processes there are defects like imperfect mixing, incompleteness, non-adherence to proper temperature, pressure, pH, reaction conditions which may give chemical compounds with impurities in them. तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान अगर हमारी मिक्सिंग है वो प्रॉपर ना हुई हो, या फिर हमारी रिएक्शन कंप्लीट ना हुई हो, या फिर हमारी जो रिएक्शंस कंडीशंस हैं, टेम्परेचर है, पीएच है, प्रेशर है, वो प्रॉपर ना हुआ हो, तो हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में डिफेक्ट आ जाते हैं और उस केमिकल कंपाउंड में इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं. एग्जाम्पल के लिए जिंक ऑक्साइड में बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग मेटालिक जिंक टू ब्राइट रेडनेस इन द करंट ऑफ एयर. तो जिंक ऑक्साइड को हम मेटालिक जिंक को जब ब्राइट रेड होने तक हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ करंट ऑफ एयर, तो हम अपने जिंक ऑक्साइड को बनाते हैं. तो द वेपर्स ऑफ जिंक बर्न टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड विच इज़ कलेक्टेड एज अ फाइन पाउडर. तो जैसे ही जो जिंक है वो बर्न होगा उसके वेपर्स कन्वर्ट होंगे जिंक ऑक्साइड में, जिसको हम एज अ फाइन वाइट पाउडर कलेक्ट करते हैं. बट अगर जो हीटिंग है वो लेस हुई या फिर जो करंट ऑफ एयर है वो लेस हुआ या दोनों ही कम हुए, तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो जिंक मेटल है वो कम्प्लीटली कन्वर्ट नहीं होगा जिंक ऑक्साइड में. तो जो अपना फाइनल प्रोडक्ट है जिंक ऑक्साइड, उसमें मेटालिक जिंक एज एन इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगा. नेक्स्ट है स्टोरेज कंडीशंस. So the chemical substances when prepared have to be stored in different types of containers depending upon the nature of material, batch size and quantity.
अब जो भी हमने केमिकल सब्सटेंसेस या मेडिसिन प्रिपेयर करी हैं उनको फिर हमें स्टोर करना होता है डिफरेंट टाइप्स के कंटेनर्स में। वो डिपेंड करता है कि हमारा जो नेचर क्या है अपने मटेरियल का जो हमने प्रिपेयर किया है, उसका बैच साइज़ क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है। इन बेसिस पे हम अपने केमिकल सब्सटेंसेस को डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेनर में स्टोर करते हैं। अब हम अपने स्टोरेज पर्पसेस के लिए डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल के कंटेनर यूज़ करते हैं, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, पॉलीथीन, या फिर आयरन वेसल्स, या स्टेनलेस स्टील, या एल्यूमिनियम। ये हम अपने स्टोरेज पर्पसेस के लिए डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल यूज़ करते हैं। So for many types of materials are used for storage purposes like plastic, polythene, iron vessels, stainless steels and aluminium. इन मटेरियल्स में हम अपने कंटेनर्स में अपने प्रोडक्ट को स्टोर करते हैं। अब जो हमने रिएक्शन हो जाती है अपने सब्सटेंसेस की, जो केमिकल सब्सटेंसेस हमने स्टोर किया है और जिस स्टोरेज वेसल में स्टोर किया है उस मटेरियल के साथ ये सब्सटेंसेस रिएक्शन करते हैं और जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ उसको हम एज अ इम्प्योरिटी वो अपने फाइनल प्रोडक्ट में एंटर कर जाती है। तो जो रिएक्शन ऑफ दीज सब्सटेंसेस विद मटेरियल्स ऑफ स्टोरेज वेसल्स, जो भी अपना केमिकल सब्सटेंस है उसकी रिएक्शन हो जाती है अपने स्टोरेज वेसल के मटेरियल के साथ और जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो एज एन इम्प्योरिटी अपने स्टोर्ड मटेरियल में एंटर कर जाता है। अब लीचिंग आउट इफेक्ट क्या होता है, मतलब एक्सट्रैक्ट करना, लीचिंग आउट इफेक्ट। जो अल्कलीज के अगर हम किसी ग्लास कंटेनर में अपनी अल्कलीज को स्टोर करते हैं तो वो ग्लास कंटेनर से लेड को एक्सट्रैक्ट कर लेता है और वो एज एन इम्प्योरिटी अपने फाइनल प्रोडक्ट में पाई जाती है। अब जो कुछ स्ट्रॉन्ग केमिकल्स होते हैं वो आयरन के कंटेनर्स के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और आयरन को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और वो आयरन फिर एज एन इम्प्योरिटी एक्ट करता है अपने फाइनल प्रोडक्ट में। सो storage strong chemicals react with iron products and extract iron as an impurity in the final product. अब अगर इनएडिक्वेट स्टोरेज, अगर हम प्रॉपरली स्टोरेज नहीं करते हैं, केयरलेस स्टोरेज है, तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे अपने फाइनल प्रोडक्ट पे। तो फर्स्ट है फिल्थ। स्टोर्ड प्रोडक्ट्स में बिकम कंटेमिनेटेड विद डस्ट, बॉडीज ऑफ इंसेक्ट, एनिमल एंड इंसेक्ट एक्सक्रीटा। तो जो भी अपने वेसल्स में जो भी स्टोर्ड प्रोडक्ट्स हैं अगर वो कंटेमिनेट हो जाते हैं डस्ट से, बॉडीज ऑफ इंसेक्ट से, एनिमल से, इंसेक्ट एक्सक्रीटा से, तो इनएडिक्वेट स्टोरेज की वजह से हमारा जो स्टोर्ड प्रोडक्ट है वो ख़राब हो जाता है। सेकंड है केमिकल इंस्टेबिलिटी। डिकम्पोजिशन बिकॉज ऑफ लाइट, ट्रेसेस ऑफ एसिड और अल्कलीज, एयर ऑक्सीडेशन, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रेसेस ऑफ मेटेलिक आयंस। तो जो भी हमारा जो सब्सटेंस है उसकी केमिकल इंस्टेबिलिटी, वो डिकम्पोजिशन हो जाती है अपने सब्सटेंस की, या तो लाइट की वजह से, या फिर कोई एसिड या फिर अल्कली के ट्रेसेस प्रेजेंट है उसकी वजह से, या फिर एयर के कांटेक्ट में आने से एयर ऑक्सीडेशन हो जाए, वाटर वेपर, कोई मेटेलिक आयन प्रेजेंट हो। इन सब वजह से अपना जो केमिकल कंपाउंड है, सब्सटेंस है, उसकी डिकम्पोजिशन हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए कि जो लाइट सेंसिटिव मटेरियल्स हैं उनको हमेशा एम्बर कलर बॉटल में ही स्टोर करना चाहिए। एम्बर कलर बॉटल से वो लाइट से सेंसिटिव हैं तो वो उन पे लाइट नहीं पड़ेगी तो वो डिकम्पोज नहीं होंगे। नेक्स्ट है रिएक्शन विद कंटेनर मटेरियल्स। सैलिसिलिक एसिड ऑइंटमेंट मस्ट नॉट बी स्टोर्ड इन मेटल ट्यूब्स। तो जिस भी कंटेनर में हम अपने मटेरियल को स्टोर कर रहे हैं उसके साथ वो रिएक्ट कर देता है और उस मेटल को एज एन इम्प्योरिटी, वो मेटल एज एन इम्प्योरिटी अपने फाइनल प्रोडक्ट में एक्ट करता है। तो सैलिसिलिक एसिड ऑइंटमेंट को कभी भी हमें मेटल ट्यूब्स में स्टोर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है फिजिकल चेंजेस। The occurrence of changes in the physical form of drug like change in crystal size कैन लीड टू चेंज इन एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्ट। तो फिजिकल चेंजेस भी हो जाते हैं जब हम अपने प्रोडक्ट को स्टोर करके रखते हैं, जैसे कि क्रिस्टल का साइज़ चेंज हो गया या कोई स्टेट चेंज हो गई, तो जिससे कि अपने प्रोडक्ट की एफिशिएंसी चेंज हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट है टेम्परेचर इफेक्ट। तो केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस अक्कर इफ़ मटेरियल्स आर नॉट स्टोर्ड एट प्रॉपर टेम्परेचर। अगर हम अपने केमिकल सब्सटेंस को, मेडिसिन को अगर प्रॉपर टेम्परेचर पे स्टोर नहीं करेंगे तो उसमें फिजिकल और केमिकल चेंजेस आ जाएंगे और उसकी कंटेमिनेशन हो जाएगी अपने फाइनल प्रोडक्ट की। तो ये कुछ सोर्सेज थे जहाँ से हमारी इम्प्योरिटीज़ अपने फाइनल प्रोडक्ट में एंटर करती है। तो आज की इस वीडियो में हमने इम्प्योरिटीज़ क्या होता है, उसके टाइप्स क्या हैं और उसके सोर्सेज क्या है, ये सब जाना। तो बेसिकली इम्प्योरिटीज़ अपनी अनडिज़ायर्ड, अनवांटेड मटेरियल है अपने एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को जो टॉक्सिक बनाती है और उसकी एक्टिविटी को स्लो डाउन कर देती हैं। तो इसमें इस वीडियो में हमने इम्प्योरिटीज़ को अच्छे से कवर कर लिया। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है
जो फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फार्मास्यूटिकल एनालिसिस दोनों में आता है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब नेक्स्ट हम लिमिट्स फॉर इम्प्योरिटीज़ के डिफरेंट टेस्ट करेंगे जो भी हमारे सिलेबस में है। से स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़ एंड थैंक यू।